हेलो 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 बच्चों, वेलकम बैक टू अ चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और मुझे तो जान ही गए होगे, मैं तो रोज रोज आता हूं आप लोगों के सामने। मैं आपका एसएसटी एजुकेटर फ्लेवियस रेमंड एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज बेटा 5 तारीख हो गई है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 9 डेज हैं आपके पास, 9 दिन हैं आपके पास कि आप अपनी तैयारी करें पेपरों की, क्योंकि 15 तारीख से आपके पेपर हैं। वैलेंटाइन डे के ठीक अगले दिन रखें पेपर। क्या बात है, इस बार सीबीएसई ने सही किया है ना। सीधा वैलेंटाइन डे के नेक्स्ट डे। अब कर लो, क्या करोगे, पेपर की तैयारी करोगे, वैलेंटाइंस डे बनाओगे। तो इस बार क्या करना है, इस बार आपको बुक्स के साथ वैलेंटाइन डे मनाना है अपना, ठीक है। तो इस बार बुक्स के साथ वैलेंटाइन डे मनाइए ताकि नेक्स्ट जो आपका है वो काफी अच्छा जाए। तो पहला पेपर है 15 तारीख को, तो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इस बार डेटशीट बहुत अच्छी है सीबीएसई की, तो लेट्स प्लान एंड लेट्स गुड फॉर, ठीक है, लेट्स होप फॉर गुड। सो आज हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में मनी एंड क्रेडिट के बारे में बात किया था, इस पूरे चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से समझा था। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि क्या कुछ किस तरीके के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ओके, व्हाट डज एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट इन द मैंडेट चेक। यानी इस चेक में मैंने आपको कल भी बताया था, जो इसलिए मैंने आपको चेक वाली इमेज दिखाई थी कि चेक वाला क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है, कि आ सकता है। तो एक बार थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि एक्स और वाई इस चेक में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि एक्स और वाई क्या है इस चेक में। तो हमारे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, बैंक नंबर एंड अकाउंट नंबर, यानी एक है एक्स है बैंक नंबर और वाई है अकाउंट नंबर। सेकंड ऑप्शन दिया हमें बैंक नंबर एंड चेक नंबर, यानी सेकंड ऑप्शन जो दिया है वो है बैंक नंबर और चेक नंबर। थर्ड दिया है अकाउंट नंबर एंड चेक नंबर, यानी थर्ड हो सकता है, थर्ड ऑप्शन दिया है कि एक्स अकाउंट नंबर है और वाई चेक नंबर है और डी है अकाउंट नंबर। तो डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों पूछे, ठीक है। बात करें अगर हम, तो मैंने आपको बहुत क्लियरली इसमें बताया था कि ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी बैंक का हो, ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा अकाउंट नंबर, ठीक है, ये होता है हमारा अकाउंट नंबर, ठीक है। और ये जो है वाई वाला जो है ये होता है हमारा चेक नंबर। फिर ये हमारा एमआईसीआर कोड आता है, फिर आरबीआई का नंबर आता है, और ठीक है लास्ट में जो हमें डिजिट दिया है, ठीक है। तो क्या है ये, अब तो हमें पता चल गया कि एक्स क्या है अकाउंट नंबर है और वाई क्या है, ठीक है, वाई हमें चेक नंबर दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ठीक है। ये वाला जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, दैट इज सॉरी, जो हमारा ये फोर्थ है, ये ट्रांजैक्शन कोड है, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन कोड होता है, ये चेक नंबर होता है, ये एमआईसीआर कोड है, ये आरबीआई का है, और जो फोर्थ है हमारा ट्रांजैक्शन कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What do the banks do with the deposit they accept from the customers? यानी जो बैंक हम एक्स्ट्रा कैश जो हमारे पास होता है वो हम क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अब सवाल यही पूछा है कि जो डिपॉजिट हम लोग बैंक में करते हैं उससे बैंक करता क्या है, ठीक है। तो ऑप्शंस हमें क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस दिया हमें, बैंक यूज दिस डिपॉजिट फॉर चैरिटेबल एक्टिविटीज, यानी बैंक क्या करता है इन डिपॉजिट्स को चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करता है। चैरिटेबल एक्टिविटीज मतलब दान पुण्य, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है बैंक यूज अ मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स, यानी बैंक्स क्या करता है इसको लोन्स देता है, ठीक है, जो पैसा जो मैक्सिमम अमाउंट जो होता है उसको लोन के तौर पे दूसरे लोगों को देता है। थर्ड है बैंक यूज डिपॉजिट्स टू गिव बोनस टू देयर एम्प्लॉयज, यानी बैंक क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा कैश आप डिपॉजिट करते हैं अपना, उससे बैंक अपने एम्प्लॉयज को बोनस देता है।
और फोर्थ है बैंक यूज डिपॉजिट्स टू सेट अप मोर ब्रांचेस इन द कंट्री, यानी बैंक क्या करता है, इसका इस्तेमाल करता है, ठीक है, ताकि अपनी कंट्री हमारे देश में वो और ब्रांचेस को सेटअप कर सके। तो बेटा इस चीज को मैंने ना आपको बहुत क्लियरली बताया था, क्या करते हैं कि 15% जो होता है, 15% जो पोर्शन होता है उसका वो क्या करते हैं, उससे लोगों की डिमांड को पूरा करते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स को, यानी जो लोग रेगुलरली पैसा लेने आते रहते हैं बैंक में उसका इस्तेमाल किया जाता है। और 85% जो होता है उसको क्या किया जाता है, 85% का क्या किया जाता है, उसको एज अ लोन दिया जाता है लोगों को, ठीक है। बाकी जो लोग लोन लेने के लिए आते हैं उनको क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि बैंक क्या करता है, जो हमारा 85% जो पोर्शन है जो कि कैश डिपॉजिट होता है उसको लोन के तौर पर बाकी लोगों को देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहन हैज टेकन अ लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम द बैंक। रोहन ने क्या किया, बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया टू परचेज अ हाउस ऑन 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। क्यों लोन लिया उसने, ताकि वो एक घर खरीद सके, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12%। He has to submit papers of the newly house and salary record। उसको बैंक ने मुझसे क्या मांगा, बैंक ने उसको बोला कि भाई आप एक काम करिए, जो आप नया घर ये जो खरीद रहे हो इसके पेपर मुझे दे दो, ठीक है, और अपनी सैलरी रिकॉर्ड भी दे दो, यानी आप कितना कमाते हैं, टू द बैंक। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आपके ऑप्शंस हैं इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, प्रिंसिपल अमाउंट या इंस्टॉलमेंट, ठीक है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इंटरेस्ट रेट तो हमारे पास ऑलरेडी है 12% का, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज द जो अमाउंट दिया गया 5 लाख रुपए जो दिया है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट यानी किस्तें, ठीक है, कि आप किस हिसाब से पे करोगे। लेकिन यहां इन तीनों में किसी चीज का जिक्र नहीं है कि उन्होंने ये पूछा है कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कि कोई रोहन नाम का लड़का है, उसने 5 लाख रुपए बैंक से लिए और घर खरीदने के लिए। तो बैंक ने क्या किया, आप भाई अपने घर की, ठीक है, आप अपने घर के पेपर दे दो, और जब आप हमारा लोन चुकता कर दोगे, जब आप हमें हमारे लोन के पैसे विद इंटरेस्ट वापस कर दोगे, तो हम क्या करेंगे, हम आपको आपके पेपर वापस कर देंगे। इस चीज को बेटा बोलते हैं कोलेटरल। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मनी एंड क्रेडिट वाले में कि कोलेटरल क्या होता है। यही चीज होती है कोलेटरल, कि भाई जब आप अपना लोन कंप्लीट कर देंगे इंटरेस्ट के साथ, तो आप क्या करना, आप मेरे से पेपर ले जाना। अगर मान लो कि आप लोन नहीं ले पाए, तो वो जो नया घर होगा वो एक टाइम पीरियड के बाद फिर वो बैंक के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ओके, सो हमारा ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखते क्या है इसमें। मुन्नी अप्रोच अ बैंक नियर बाय टू अवेल लोन फॉर हर ओन बिजनेस। मुन्नी क्या करती है, एक बैंक के पास जाती है लोन लेने के लिए उसके बिजनेस के लिए, एज वेल एज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप विच इज ऑपरेटिंग इन हर विलेज। और वो 2 जगह जाती है, ठीक है, एक वो बैंक जाती है और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी जाती है। द बैंक रिजेक्टेड हर लोन एप्लीकेशन। बैंक क्या करता है, उसके लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। Whereas the self-help group accepted to support her by providing the loan, ठीक है। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, वो उसके लोन को एक्सेप्ट कर देता है कि हाँ ठीक है, हम आपको लोन दे देंगे। Which of the following document is required by the bank but not by the SHG group group to approve मुन्नीज लोन एप्लीकेशन फॉर हर बिजनेस। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है, लेकिन बैंक को जरूरत थी। ऐसा कौन सी चीज है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ठीक है, जरूरत नहीं थी, लेकिन बैंक को जरूरत थी, इसलिए बैंक ने उसके लोन को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए उसने अपने बैंक के लोन को रिजेक्ट कर दिया। हमारे पास ऑप्शंस हैं एप्लीकेशन फॉर लोन, अरेंजमेंट लेटर, डॉक्यूमेंट ऑन कोलेटरल, डिमांड प्रोमिसरी नोट एंड टेक डिलीवरी लेटर। बताइए क्या आंसर होगा इसका। बहुत इजी आंसर है इसका।
है ना, बहुत इजी आंसर है। अभी हमने पढ़ा था लास्ट वाली स्लाइड में, हमने किसके बारे में जाना था, कोलेट्रल के बारे में जाना था, वही है इसमें। ठीक है, अभी देखो आपको एप्लीकेशन तो लगानी पड़ेगी लोन के लिए, चाहे आप एसएचजी में भी जाएंगे, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी आप भाई, मतलब एप्लीकेशन के तौर पे ऐसा नहीं कि आपको पूरा टू द ये ऐसे लिखना पड़ेगा, बट आपको जाना पड़ेगा भाई मुझे ऐसे लोन की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा अरेंजमेंट लेटर, ठीक है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। डिमांड प्रोविजनरी नोट, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, बैंक आपसे क्या मांगेगा, कोलेट्रल मांगेगा। जी आप मेरे से लोन ले रहे हो, लेकिन उस लोन के जैसा कुछ है आपके पास। आप जैसे अभी रोहन वाले जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, उसमें क्या था, रोहन 5 लाख रुपए मांग रहा था नया घर खरीदने के लिए, तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है हम दे देंगे, लेकिन अपने नए घर के पेपर हमें दे दो। लेकिन मुन्नी की कंडीशन में क्या ऐसा कुछ है, नहीं है। मुन्नी तो सीधा चली गई, हाँ लोन दे दो मुझे, तो बैंक कह रहा ठीक है दे देंगे, कुछ कोलेट्रल दो हमें। भाई बिना कोलेट्रल कैसे होगा। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, वहां पर सब 10 से 15 मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं, और जब किसी को जरूरत होती है तो वो उसको लोन दे देते हैं, यही है। तो इसीलिए ठीक है, हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर कोई कोलेट्रल के डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होगा, कोई कोलेट्रल के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। आपको बस अगर आप अच्छे हैं, परमानेंट मेंबर है, 2-3 सालों से हैं, तो आपको वो लोन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बैंक आपको नहीं देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स डेट ट्रैप। ठीक है, डेट ट्रैप, ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि डेट ट्रैप को डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक, यानी इसका मतलब डेट, पहला ऑप्शन दे रखा है हमें कि डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, नहीं, ये तो हमारा डीडी, ये तो हमारा डिमांड डिपॉजिट ही होता है, तो ये डेट ट्रैप नहीं हो सकता। सिचुएशन व्हेन इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर द बोरोवर, यानी ऐसी सिचुएशन जब बोरोवर जो है, जिसने लोन लिया है, उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाए कि वो अपना लोन रीपे कर पा रहा है। ठीक है, कि वो अपना लोन बेचारा रीपे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एंड द बोरोवर एड्स ऑन अ न्यू डेब्ट, और बोरोवर क्या कर लेता है, ठीक है, वो एक और लोन ले लेता है ताकि अपने पुराने वाले लोन को खत्म कर सके। ठीक है, सी पर आ जाते हैं, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, यानी डेट ट्रैप का मतलब यह है, डेट ट्रैप का मतलब यह है चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट नहीं। फोर्थ, पेपर इंस्ट्रक्शन, द बैंक ऑफ पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम अ पर्सन अकाउंट टू द पर्सन हुज नेम हैज बीन मेड, ये हमारी चेक की डेफिनेशन, ये तो हमारी चेक की डेफिनेशन। तो हमारा ऑप्शन बी जो है बेटा वो सही होगा। ठीक है, क्योंकि डेट ट्रैप क्या है कि एक तो आप पहले से ही आपने एक लोन लिया जिसको आप रीपे नहीं कर पा रहे, और उसका इंटरेस्ट वगैरह या उसको कंप्लीट करने के लिए आपने एक लोन और लिया, जैसे हमने स्वप्ना की कहानी में पढ़ा था। आपको याद है, मैंने वीडियो में बताया था टू क्रेडिट सिचुएशन, जिसमें हमने सलीम और स्वप्ना के बारे में बात करी थी। तो ये स्वप्ना वाली कंडीशन है कि एक तो पहले का ही लोन कंप्लीट नहीं हुआ, उसी को हम नहीं कर पाए, और उसको पूरा करने के लिए एक लोन और ले लिया ताकि वो खत्म हो जाए, इसलिए एक लोन और ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट रेट, collateral and documentation requirement are the mode of repayment together compromises, यानी इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंटेशंस एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, ये तीनों मिलकर क्या कहलाती हैं। आपको ऑप्शन ए है टर्म्स ऑफ कोलेट्रल, फिर बी है टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, फिर सी है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, एंड डी है टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो इसका आंसर होगा बेटा टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्यों? क्योंकि क्या किया, आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक आपको बोलेगा जी आपको मेरी ये शर्तें माननी पड़ेंगी, तो ये सारी शर्तें आ रही है ना। इंटरेस्ट रेट भाई बैंक बताएगा आपको, कोलेट्रल की आपको क्या जमा करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से चाहिए, ठीक है, और मोड ऑफ रीपेमेंट क्या होगा, ये सब क्या है टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आएंगे कि मैं आपको लोन तो दे दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए मेरी ये सारी शर्तें माननी पड़ेंगी, तभी मैं आपको लोन दूंगा। ओके, read the following information, read the information given below and select the correct option। ठीक है, हमें ये इंफॉर्मेशन पढ़नी है और उसके बेसिस पर हमें सही ऑप्शन को टिक करना है।
राम परचेस्ड गुड्स फ्रॉम श्याम, राम ने श्याम से कुछ सामान खरीदा, ऑफ वर्थ ₹2000, 2000 रुपए का कुछ सामान खरीदा। राम मेक्स द पेमेंट इन कैश, ठीक है, राम ने क्या किया, राम ने पेमेंट करी श्याम को कैश में, ठीक है, 2000, ठीक है, अब तो 2000 के नोट नहीं है, 500 के 4 नोट दिए, ये जैसे भी आप समझ लो, ठीक है, चाहे वो 100 के दिए जैसे भी दिए, ठीक है, उसने उसको कैश में पेमेंट किया, ठीक है जी। बट श्याम रिफ्यूजेस टू टेक द पेमेंट, लेकिन श्याम ने बोल दिया मैं पैसा नहीं लूंगा। ओके, श्याम कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पेमेंट इन कैश, लेकिन श्याम मना नहीं कर सकता। राम भाई उसको पैसे दे रहा कि भाई ठीक है आपके 2000 रुपए होगा, ये लो आप ले लो मेरे से, लेकिन श्याम कह रहा नहीं मैं तो कैश नहीं लूंगा, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं, चूज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें हमें बेस्ट ऑप्शन बताना है। पहला देखिए, द इंडियन लॉ लीगलाइजेस द यूज ऑफ रूपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजैक्शन इन इंडिया। यानी जो हमारा इंडियन लॉ है, जो भारतीय लॉ है, वो क्या लीगलाइज करता है, यूज ऑफ रूपी, पैसे का इस्तेमाल करना एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट, यानी हम पेमेंट के तौर पे रुपी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको भारत में कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता, लेकिन श्याम कर रहा है यहां पे। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, पहले सारे ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। सेकंड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पुट्स इट्स सिग्नेचर ऑन द करेंसी नोट, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना सिग्नेचर रख रखा है करेंसी नोट पर। नहीं, किसका होता है बेटा, मैंने आपको 200 रुपए का नोट दिखाया था उसमें, और मैंने आपको बताया था कि ये रास्ता ह्यूमैनिटीज से जाएगा, आरबीआई गवर्नर का ना, आरबीआई का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर होता है, उसका सिग्नेचर होता है उस पर। सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी इज ऑन द करेंसी नोट, कि महात्मा गांधी की पिक्चर है इसलिए हम उसको रिजेक्ट, ठीक है, उसको लेने से मना नहीं करेंगे, नहीं, ठीक है। ऐसे तो महात्मा गांधी की फोटोग्राफ्स बहुत सारी जगह पर है। वो जो एक पीके वाली मूवी आई थी ना, पीके मूवी आई थी आमिर खान की, उसमें आप देखना कि आमिर खान क्या है, वो गाजर लेने के लिए जाता है, तो वहां पर वो ना महात्मा गांधी की बहुत सारी फोटोग्राफ्स दिखाता है, लेकिन वो जो दुकानदार है वो सब मना कर देता है, लेकिन जैसी वो दिखाता है, नोट दिखाता है, वो तुरंत कह देता है हाँ अब दिखाया ना तुमने काम की चीज। दैट मीन्स कि वो क्या था, वो सब नोट का कमाल था, कि यानी जो मेन वैल्यू है वो नोट की। तो ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इश्यूज द इंडियन करेंसी, ये कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो करेंसी को इश्यू करते हैं, नहीं करते जी, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, और उनके बिहाफ पर कौन करता है, आरबीआई, ठीक है। वैसे तो अथॉरिटी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन उनके बिहाफ पर कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इसका हमारा ऑप्शन ए जो है बेटा वो बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, भारतीय कानून ने हमारे रुपी को लीगलाइज कर रखा है कि भाई आप इसको मना नहीं कर सकते। तो श्याम कैसे मना कर रहा है, कैसे मना कर सकता है कि भाई मैं नोट नहीं लूंगा, तो और क्या लेगा भाई, और क्या लेने का इरादा है, ठीक है, आप समझ रहे हो, समझ जाओ, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ठीक है। ओके, अब हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देख लेते हैं। हाउ डू बैंक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, कि जो बैंक है वो किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे भारत की इकोनॉमी में। सॉरी, हिचकी बहुत आ रही है, पता नहीं कौन याद कर रहा है। ओके, आंसर देखते हैं इसका। बैंक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द इकोनॉमी ऑफ इंडिया बाय द फॉलोइंग वेज, किस तरीके से बैंक्स करता है, आइए इसके आंसर्स देखते हैं। बैंक कीप्स द मनी ऑफ द पीपल इन द सेफ कस्टडी, यानी बैंक क्या करता है, लोगों के पैसों को बहुत संभाल कर रखता है। सही बात है, आपके घर में से पैसा चोरी हो सकता है, आपके बैंक में से नहीं हो सकता। मान लीजिए बैंक में भी डाका डल जाता है, लेकिन आपका पैसा सेफ रहेगा, ठीक है। बैंक ये नहीं कह सकता अरे बैंक चोरी हो गई तो आपका पैसा भी गया, नहीं 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 नहीं, ठीक है। तो अगर आपने पैसा बैंक में जमा कर रखा है, दैट इज सेफ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैंक्स गिव इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट मनी टू द पीपल,
ये तो हम जानते हैं कि बैंक क्या करता है, जो पैसा आप बैंक में जमा करते हो उसका इंटरेस्ट भी देता है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट देता है, भले ही 3 से 5% के बीच में जो भी दे रहे हैं, बट आपको इंटरेस्ट मिलेगा। थर्ड पॉइंट देखिए, बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु आर इन द नीड ऑफ मनी। सही बात है, बैंक क्या करता है, बिचौलिए का काम करता है, ठीक है, बिचौलिए का काम करता है। कैसे? एक तो वो जिनके पास बहुत सारा पैसा, एक वो जिनके पास पैसा नहीं है। कैसे करेगा? जिनके पास बहुत सारा पैसा वो क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे, और उससे जिनके पास पैसा नहीं है उनको क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, इंटरमीडिएट यानी बिचौलिए की तरह काम करता है। जैसे आपको भी किसी बिचौलिए ने ही मिलवाया होगा, है ना, आप खुद तो नहीं गए होंगे, कोई ना कोई तो होगा आपके बीच में। तो इसी तरीके से बैंक भी क्या करता है, बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है। किन लोगों के? एक तो जिनके पास बहुत पैसा है। कैसे? वो क्या करते हैं, अपना बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं। जिनके पास नहीं है उनको कैसे मदद करता है, उस पैसे से लोन प्रोवाइड करता है। फोर्थ, बैंक्स प्रोवाइड द लोन टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट लो इंटरेस्ट रेट। ये तो हम जानते हैं कि बैंक क्या करता है, लोगों को कम इंटरेस्ट पर लोन देता है। फिफ्थ, बैंक प्रमोट एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग लोन्स, ठीक है, ये भी इसी का पार्ट है। सिक्स, दे ऑल्सो प्रोवाइड फंड्स टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भी हमने देखा था कि वो अलग अलग कॉपरेटिव्स को भी क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो ये इसका आंसर है। आप इसको आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना कि क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। अगर आपको वो पता है तो आप इसको इजीली लिख लेंगे, ठीक है। आपको वर्ड लिमिट दी जाती है बेटा, क्वेश्चन पेपर जब आप देखते हैं तो फर्स्ट पेज पे उसमें वर्ड लिमिट लिखी होती है, तो वर्ड लिमिट पर स्टिक रहना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाउ दे आर इमर्जिंग एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट, एक्सप्लेन। मैं इसमें बेटा जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर 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 जरूर, ठीक है, पढ़ लेना, याद कर लेना। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है और वो कैसे एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, इमर्जिंग यानी किस तरीके से आज की डेट में वो नया एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बन रहा है, सोर्स ऑफ क्रेडिट यानी सोर्स ऑफ लोन बन रहा है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। चलिए देखते हैं, ये अगर आया तो 5 नंबर में आएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर इनफॉर्मल एसोसिएशंस ऑफ पीपल who choose to come together to find ways to improve their living conditions, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं कि इनफॉर्मल एसोसिएशन है जहां पर लोग क्या करते हैं, एक साथ मिलकर, ठीक है, एक तरीका ढूंढते हैं जिससे वो अपनी लिविंग कंडीशंस को अच्छा कर सके। इट कैन बी डिफाइंड एज सेल्फ गवर्न, ये अपने हिसाब से काम करते हैं। पीयर कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जिनका सिमिलर बैकग्राउंड होता है, एंड हैविंग अ डिजायर टू कलेक्टिवली परफॉर्म कॉमन पर्पसेस, और इनका डिजायर होता है कि वो कॉमन पर्पस को, ठीक है, एक साथ मिलजुल कर काम कर सकें। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर इमर्जिंग एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है, वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट इमर्ज हो रहे हैं, देखिए। पहला, दे चार्ज लेस इंटरेस्ट ऑन लोन्स देन व्हाट द मनी लेंडर्स चार्ज, ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, कम अपने लोगों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या देता है, लोन देता है, लेकिन मनी लेंडर क्या करता है, वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देता है। द मेंबर्स कैन टेक लोन्स फ्रॉम द ग्रुप टू मीट देयर डेली नीड्स, मेंबर्स क्या कर सकते हैं, अपनी जरूरतों के लिए लोन ले सकते हैं, जैसे शादी है या कुछ और बेसिक नेसेसिटी की जरूरत है, तो इन चीजों के लिए क्या कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए चाहिए तो लोन देते हैं। सेकेंड, ऑल डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन आर टेकन बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। अब ये जो ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं यही सारी चीजें डिसाइड करते हैं, कोई बाहर का इनके ऊपर कंट्रोल नहीं करता कि भाई आपको ऐसे करना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा, इसमें इनकी अपनी चॉइस है, ये जो भी डिसाइड करते हैं वैसे ही सब कुछ होता है। थर्ड, if the group is regular in its saving they can also take loan from the bank, loan is sanctioned in the name of the group। मान लीजिए अगर ये तो हमने कॉपरेटिव्स वाले में भी पढ़ा था कि अगर इनकी जो एसोसिएशन है ये 3-4 साल मतलब रेगुलरली वर्क पे रहती है, तो अगर इनको बड़े लोन की जरूरत है तो इनको बैंक लोन भी दे सकता है, ठीक है। कोई एसएचजी है, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसको बड़े लोन की जरूरत है, तो बैंक क्या करेगा, उस ग्रुप को लोन दे सकता है, ठीक है। फोर्थ, दे हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कोलैटरल। यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या है कि बैंक आपसे कोलैटरल मांगता है,
लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप आपसे कोई कोलेटरल नहीं मांगेगा, ये अभी हमने एमसीक्यू में भी जाना था। एंड हैव फ्रीड देम फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द मनी लेंडर, इसके अलावा ये मनी लेंडर के जाल से भी छुड़ा देता है। ठीक है, कि मनी लेंडर क्या करेगा, आपको बांध देगा इतना बुरी तरीके से कि आप फंस जाएंगे, डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। तो उससे बचाने के लिए आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार है। तो इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये आज की डेट में बहुत इमर्जिंग सोर्स ऑफ क्रेडिट बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है, और इसकी ये आज की डेट में किस हाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल द अदर बैंक्स। ठीक है, रिजर्व बैंक किस तरीके से बाकी बैंक्स को कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इस पूरी अगर आप पूछी जाएंगी तो इन 7 पॉइंट्स में आपको सारी कहानी मैंने बता दी है। देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो हम जानते ही हैं। रिजर्व बैंक क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर हमारे भारत में जितने भी नोट हैं, सिक्के हैं, उनको इशू करता है। सेकंड, इट सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। ठीक है, यानी जो भी फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन है, कैसे बैंक्स हैं, ठीक है, इनको क्या करता है, इनको सुपरवाइज करता है। यानी बैंक अपनी मर्जी से, ठीक है, कोई भी बैंक अपनी मर्जी से इंटरेस्ट रेट डिसाइड नहीं कर सकता। यहां पर जब आरबीआई डिसाइड करेगा कि ये इतना % रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको रखना है, तो ही आप लोन, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। ठीक है। थर्ड, इट मॉनिटर्स द बैंक्स एंड इंश्योर दैट दे मेंटेन मिनिमम रिजर्व्स एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। यानी इनको मिनिमम रिजर्व रखना जरूरी है, अपने पास एक मिनिमम अमाउंट रखना जरूरी है। ठीक है, और ये गाइडलाइन है सेंट्रल बैंक की। It also sees that bank give loans not just for profit making to traders but also to small borrowers, small cultivators. ये तो हमने उसमें पढ़ा था, ठीक है, चैप्टर में, कि इसका काम क्या है कि ये ध्यान रखे कि बैंक सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग लोगों को ही, यानी जो अमीर लोग हैं उन्हीं को पैसा नहीं देना है, खासकर जो लोग गरीब हैं, ठीक है, जो स्मॉल बिजनेसमैन है, कल्टीवेटर्स हैं, उनको भी लोन देना है ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। Fifth point, periodically bank have to submit information to RBI on how much they are lending to whom at what interest rate. इसके अलावा जो बाकी बैंक्स होते हैं उनको आरबीआई को इन्फॉर्म करना होता है कि इन्होंने किसको कितना लोन प्रोवाइड किया है। Sixth, when commercial bank fail to get financial accommodation from anywhere, it approaches Reserve Bank of India as last resort. Reserve Bank of India advances loan to such banks against approved securities. It ensures that the banking system of the country does not suffer from any setbacks and money market remains stable. जैसे मान लीजिए कोई बैंक्रप्सी हो गई, ठीक है, यानी ऐसा मान लीजिए किसी बैंक में मान लो चोरी हो गई, ठीक है, अब उनके पास पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे वो? उनके पास एक ही साधन बचता है, कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनकी मदद करेगा ताकि ये अपने जो ये फेल हुए हैं, ठीक है, अपने काम में, वहां पर इनको बेनिफिट, वहां पर इनकी हेल्प करेगा। ठीक है, कैसे हेल्प करेगा? इनको फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देगा और इनसे कोलेटरल मांगेगा, भाई अब तुम कोलेटरल दो, ठीक है, और मैं तुम्हें लोन दूंगा, ताकि जो हमारी मनी मार्केट है वो स्टेबल रहे। जब खासकर कभी ऐसी न्यूज आती है कि ये बैंक बंद होने वाला, वो बैंक बंद होने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, तुरंत चले जाते हैं कि भाई बैंक बंद होने वाला, बैंक बंद होने वाला है। ऐसा टाइम पीरियड होता है कि ऐसा नहीं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कल ही कोई बैंक बंद कर दिया तुरंत, ऐसे रातों रात बैंक नहीं, टाइम पीरियड देंगे कि हाँ इतना टाइम पीरियड है। लेकिन लोग क्या करते हैं, तुरंत पहुंच जाएंगे, अगले दिन ही पहुंच जाएंगे, भाई हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि बैंक बहुत बुरी कंडीशन में है, ठीक है, वो लोगों के पैसे ही नहीं दे पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में फिर आरबीआई उस बैंक को लोन देगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्ट एज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री। इसके अलावा आरबीआई क्या करता है? आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकर भी है, यानी गवर्नमेंट को कोई पैसा वैसा चाहिए ना तो आरबीआई के पास आएंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कैसा होगा, ये सारे पॉइंट्स में आपकी सारी कहानी लिखी हुई।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, लास्ट लाइन मैंने लिख रखी थी कि जो चीप यानी सस्ता या अफोर्डेबल जो क्रेडिट्स होते हैं, लोन्स होते हैं, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत फायदेमंद हैं। बताइए स्टेटमेंट को, चलिए जानते हैं। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। 3 रीजंस हैं इसके। पहला देखिए, more lending would lead to higher incomes and encourage people to invest in agriculture, engage in business and set up small scale industries। यानी जब हम कम इंटरेस्ट रेट पर लोगों को क्रेडिट देंगे, ठीक है, लोन देंगे, तो उनकी इनकम क्या होगी, हायर होगी। कैसे? वो क्या करेंगे, अपने बिजनेस में, अपने स्मॉल बिजनेस में, कल्टीवेशंस में उन पैसों को इन्वेस्ट करेंगे जो लोन मिलेगा, और उससे उनका ही बेनिफिट होगा, उससे लोगों का बेनिफिट होगा, लोगों की अच्छी इनकम होने लगेगी, लोग अच्छा पैसा कमाने लगेंगे, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाएगा। ठीक है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, एनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट। लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे पैसा। सेकंड देखिए, चीप क्रेडिट मींस मोर इनकम वुड बी लेफ्ट विद द बोरोवर्स। ठीक है, यानी जो ज्यादा इनकम है वो किसके पास होनी चाहिए, ठीक है, वो ज्यादा इनकम, ठीक है, बोरोवर्स टू री इन्वेस्ट रेदर देन रिटर्न एज इंटरेस्ट। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि कि जो इनकम है, ठीक है, इट शुड बी लेफ्ट विद द बोरोवर्स। ठीक है, इनकम जो है, जो उनको बेनिफिट हुआ है, वो बोरोवर्स के पास भी तो रहना चाहिए, जिन्होंने भाई लोन लिया। मान लीजिए मैंने लोन लिया और उस लोन से मैंने कोई इंडस्ट्री सेटअप करी, और इंडस्ट्री सेटअप करने के बाद मैंने जो मुझे बेनिफिट हुआ उस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, मैंने पूरा का पूरा सारा का सारा पैसा एज अ इंटरेस्ट ही दे दिया, तो मुझे मिला क्या? एक तो मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी, बैंक को उसका पैसा वापस कर दिया, और जो मुझे अपनी इंडस्ट्री से, कोई कंपनी से बेनिफिट हुआ था, वो सारा मुझे इंटरेस्ट के तौर पे देना पड़ा। तो मुझे फायदा क्या हो गया? मैंने लोन लिया ही क्यों फिर? ठीक है, तो इसलिए बोला जाता चीप एंड अफोर्डेबल, यानी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा, तो जिसने अपनी कंपनी सेटअप करी है, कोई बिजनेस सेटअप किया है, उसको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा, फिर वो और दूसरे लोन के लिए अप्लाई करेगा। दिस लीड्स टू एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्सेलरेशन, यानी बहुत रफ्तार आएगी, अच्छी ग्रोथ आएगी। Cheap credit would allow weaker section of the society to enter formal sector of lending and rid them of exploitation at the hands of informal money lenders। सही बात है कि अगर चीप क्रेडिट होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो खासकर जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो गरीब लोग हैं, जो बैंक के पास अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, ठीक है, वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ मनी लेंडर्स, जैसे मनी लेंडर्स हैं, ठीक है, इन लोगों के पास ना जाकर किसके पास जाएंगे, बैंक्स के पास आएंगे हेल्प लेने के लिए। ठीक है, दस इट में इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पुअर एंड लैंडलेस। तो इससे किसकी कंडीशन अच्छी होगी, जो गरीब लोग हैं और जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, उनकी कंडीशंस यहां पर अच्छी होगी। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक और क्वेश्चन देखिए, एलिमिनेट्स पॉवर्टी एंड एम्पावर्स वुमेन, सब्सटैंशिएट विद सुटेबल एग्जांपल। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, एक तो पॉवर्टी को खत्म करता है और वुमेन्स को एम्पावर करता है। कैसे, देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप कैन एलिमिनेट पॉवर्टी इन सेवरल वेज। सबसे पहला इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बारे में बात करें तो क्या होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोवाइड वुमेन्स विद एक्सेस टू क्रेडिट एंड अफोर्डेबल रेट्स। ठीक है, यहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करेगा, वुमेन्स को लोन देगा अफोर्डेबल रेट्स पर, विच अलाउ देम टू स्टार्ट एक्सपेंड स्मॉल बिजनेसेस, जिसमें महिलाएं क्या करेंगी, छोटा छोटा बिजनेस अपने स्टार्ट करेंगी। छोटे बिजनेस जैसे सिलाई बुनाई, ठीक है, मशीन्स लेके आएंगी, थोड़ा अपना खुद का काम करेंगी। SHG ऑल्सो हेल्प वुमेन डेवलप स्किल्स इन मैनेजिंग अकाउंट्स। ठीक है, इसमें इसके अलावा ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, भाई सभी अपने ही लोग होते हैं, तो मान लीजिए एक महिला को ट्रेजरर बना दिया कि भाई आप देखो कि कितना पैसा आ रहा, तो ये अकाउंट बनाना सीख जाएंगी। ठीक है, हैंडलिंग बैंक ट्रांजैक्शन, एक को बना दिया कि भाई आप सारा हमारा बैंक ट्रांजैक्शन देखोगे, तो उसको बैंक में आने जाने की आदत पड़ेगी कि अच्छा बैंक में इस काम के लिए जाना है, ये देखना है, वो देखना है। ठीक है, इसके अलावा टेकिंग अप इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, इसके अलावा मान लीजिए किसी को वो लीडर बना दिया कि भाई आप और कोई तरीका देखिए जिससे हमारी इनकम और बढ़ सकती है।
कोई ऐसा और एक्टिविटी देखिए। तो इससे क्या है कि महिलाओं के अंदर क्या होगा, एक नई तरीके की ऊर्जा आएगी कि हाँ भाई ठीक है, कुछ नई तरीके के कुछ नए काम करने की उनको प्रेरणा मिलेगी। ठीक है। सोशल कैपिटल, सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन फ्रॉम इकोनॉमी डिसएडवांटेज बैकग्राउंड एस्टैब्लिश सोशल कैपिटल। अदर डेवलपमेंट क्या है, सोशल कैपिटल उनके जो ठीक है वो एक सोशल कैपिटल बनाने की कोशिश करती है समाज में। ठीक है, लोगों के बीच में एक अपनी रिस्पेक्ट बनाने की कोशिश करती हैं। अदर डेवलपमेंट फैक्टर क्या हो सकते हैं, हेल्प इंप्रूव लिटरेसी लेवल। यहां पर हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जब पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि वो एजुकेशन के बारे में बात करती हैं, हेल्थ केयर के बारे में बात करती हैं, फैमिली प्लानिंग्स के बारे में भी बात करती हैं। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस, SHG रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू कलेक्टिव लीडरशिप एंड म्यूचुअल डिस्कशन। यहां पर क्या है कि म्यूचुअल डिस्कशन होता है, सब लोग मिलकर, सारी महिलाएं क्या करती हैं, मिलकर यहां पर वोट करती हैं। 15 से 20 लोगों का ग्रुप है तो क्या होगा, सब लोग मिलकर बातचीत करेंगे, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है। तो यहां पर क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो क्या होगा, म्यूचुअल डिस्कशन होगा, एक साथ बैठकर सब बात करेंगी या बात करेंगे और उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, पॉवर्टी को खत्म करता है। कैसे, जनरेटिंग न्यू एक्टिविटीज। ठीक है। और वुमेन्स को कैसे एम्पावर करता है, ठीक है, थ्रू डेवलपिंग न्यू स्किल्स इन वुमेन्स। ठीक है। इसके अलावा इंप्रूव लिटरेसी लेवल, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, ये सारी चीजें। ठीक है। म्यूचुअल डिस्कशंस, ये सब आए। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ फार्मर हैज बोरोड मनी फ्रॉम अ मनी लेंडर। एक फार्मर ने क्या किया, एक मनी लेंडर से पैसे ले लिए। क्यों ले लिए, ठीक है, एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उसने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे ले लिए। एज ही कुड नॉट पे द इंटरेस्ट, वो अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहा है। ठीक है। ही वॉज फोर्स टू बोरो फ्रॉम अनदर लैंडलॉर्ड। वही स्वप्ना वाली कहानी है। ठीक है, कि वो अपना एक मनी लेंडर से, ठीक है, वो नहीं कर पा रहा है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने लोन ले लिया, अब उसको रीपे नहीं कर पा रहा, तो उसने क्या किया, उसने एक और लैंडलॉर्ड से लोन लिया ताकि वो उसको सेटल कर सके, ताकि वो अपने पिछले वाले लोन को सेटल कर सके। ठीक है जी। He was forced to borrow another landlord to settle the amount for the interest borrowed to the money lender. अब बताइए कि ये किस स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेस ही मे फेस इन द सिचुएशन, यानी अब ये किस सिचुएशन में है, हमें ये बताना है। देखिए, 3 सिचुएशन में है, ये 3 सिचुएशन में है इस समय। पहली सिचुएशन क्या होगी बेटा, पहली सिचुएशन होगी डेट ट्रैप। ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या होगी, हाई इंटरेस्ट रेट बर्डन पर, ठीक है, हाई इंटरेस्ट बर्डन आप जिसको कह सकते हैं। और थर्ड एट लास्ट क्या होगा, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, या लॉस ऑफ एसेट। पहला तो हम जान चुके कि अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बाय बोरोइंग फ्रॉम अ मनी लेंडर एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, द फार्मर इज ऑलरेडी इन द precarious financial situation, borrowing further to settle the interest only worsen the debt trap. The farmer could find themselves into a cycle of borrowing to repay previous debts, leading to the never ending debt burden. यानी वही चीज कि अब वो फंस चुका है, वो चक्कर में फंस चुका है। ठीक है, इसने एक मनी लेंडर से लिया, उसके रीपे करने के लिए दूसरे से लिया, दूसरे से रीपे करने के लिए तीसरे से लिया, तीसरा चौथा, यानी अब इसके लिए जो डेट बर्डन है ये चलता रहेगा, क्योंकि वो खत्म तो होने वाला नहीं है, और क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकंड सिचुएशन देखिए, बाय बोरोइंग फ्रॉम अनदर लैंडलॉर्ड, एक तो उसको पहले वाले का चुकाना था, अब वो किसी और से लेगा तो वो और पता करेगा कि अच्छा भाई इसको तो और मजबूरी है, तो इसको क्या करेगा, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे से लोन चार्ज करेगा। ठीक है, लोन देगा। Another landlord may come with its own interest terms. ठीक है, वो जो दूसरा लैंडलॉर्ड आएगा वो अपनी अलग तरीके की जो है इंटरेस्ट की कंडीशंस लेके आएगा, which is equally or even more unfavorable, और वो उससे और भयानक होगी। This means that the farmer would now have to pay not only the original high interest but also the new interest. अब किसान को क्या करना पड़ेगा, एक तो पिछले वाले का प्रिंसिपल अमाउंट भी चुकाना है, इंटरेस्ट भी चुकाना है, और अब जिस सेकंड लैंडलॉर्ड से ले रहा है उसका भी चुकाना पड़ेगा। फ्रॉम द सेकंड लैंडलॉर्ड, दिस इंक्रीजेस द ओवरऑल इंटरेस्ट बर्डन ऑन द फार्मर। अब इससे क्या होगा, फार्मर के ऊपर और ओवर बर्डन आ जाएगा। एट लास्ट
क्या करना पड़ेगा, उसको ये सब कुछ क्लियर करने के लिए अपनी जमीन का एक पोर्शन बेचना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ एसेट। इफ द फार्मर फेल्स टू रीपे द डेट, अगर वो फार्मर अपना डेट को रीपे नहीं कर पा रहा है, ही मे बी फोर्स टू प्लेज और सेल हिज एसेट, ठीक है, या तो उसको जबरदस्ती बोला जाएगा कि भाई ये जमीन हमारे नाम कर दो, या उसको मजबूरी में बेचनी पड़ेगी, सच एज लैंड और लाइवस्टॉक, ठीक है, या तो उसको जमीन बेचनी पड़ेगी, अपने कुछ ना कुछ सामान देना पड़ेगा टू कवर द आउटस्टैंडिंग पेमेंट, जिससे वो अपना टोटल अमाउंट क्लियर कर सके। दिस कैन लीड टू द लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड अ डाउनवर्ड स्पाइरल इनटू पॉवर्टी। इससे क्या होगा, उसकी जिंदगी ऑलमोस्ट गरीबी में धकेल दी जाएगी। ये कंडीशन, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको बताया कि जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं उसमें इसमें इस तरीके का कोई भी एक आधा क्वेश्चन जो है बेटा आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, मनी बाय प्रोवाइडिंग क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अभी देखिए, मैंने आपको बोला था कि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जहां पर आप शब्द पकड़ लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, कि मनी क्या करता है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को खत्म करने के लिए। जब बताइए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, ठीक है, या तो खुला खुला पूछ लेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है, या फिर पूछेंगे बार्टर सिस्टम क्या होता है और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, यानी लिमिटेशन क्या है बार्टर सिस्टम की, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ही है, तो वही पूछ रहा है। हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मनी कैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन एक ही है, घुमा के पूछ लिया गया है और कुछ नहीं। देखिए ये इसका आंसर है, देखिए पढ़ते हैं। इन द बार्टर सिस्टम वेयर फूड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम में हमने यही जाना था, जैसे दो किसान की कहानी, दो किसान का देखा था हमने कि एक को वीट चाहिए, एक को राइस चाहिए, तो उन्होंने दोनों ने क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। डबल कोइंसिडेंस वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर, जिसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है बहुत खतरनाक चीज है। कैसे? इन कॉन्ट्रास्ट इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, जहां पर अगर हम बात करें आज की डेट में जहां पर मनी का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मनी प्रोवाइड द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप टू एलिमिनेट द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मनी क्या करती है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम को कैसे खत्म कर देती है। कैसे करती है, देखिए मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, अगर हम आज की डेट में बात करें क्या क्या है, एक तो पेपर नोट्स हैं, कॉइन्स हैं। अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, पहले क्या था बार्टर सिस्टम में, ठीक है, या उससे पहले क्या होता था, मॉडर्न करेंसीज वर नॉट, पहले के समय में प्रेशियस गोल्ड मेटल्स की, ठीक है, करेंसी नहीं होती थी, या कैटल्स को एक्सचेंज नहीं किया जाता था। पहले के समय में कैटल्स वगैरह को एक्सचेंज किया जाता था, या गोल्ड को यूज किया जाता था एज मनी, लेकिन आज की डेट में नहीं होता है, ठीक है। आज की डेट में हमारे पास मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है, जैसे पेपर नोट्स हैं, करेंसी हैं। अब देखिए, इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको क्यों किया जाता है, बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। हमारी करेंसी को किसने ऑथोराइज किया है, गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर रखा है। इन इंडिया द आरबीआई इश्यूज द करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और हमारी इंडिया में कौन करता है, आरबीआई क्या करता है, करेंसी नोट्स को इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर, ठीक है। तो हमने जान लिया कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को कैसे खत्म करती है, मनी क्या करती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मनी के कुछ फीचर्स हैं। इसमें फिर आप एग्जाम्पल वगैरह बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, जस्ट डिपेंड की वर्ड लिमिट आपकी क्या कहती है। अगर वर्ड लिमिट आपकी सही है, ठीक है, अगर वर्ड लिमिट कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है चल जाएगा, तो आप देख लेना। ठीक है, अगर वर्ड लिमिट कहती है बेटा कि देख लेना चल जाएगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब डिपेंड करता है अपॉन योर वर्ड लिमिट की वर्ड लिमिट कितनी है। अगर वर्ड लिमिट ज्यादा है तो आप डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में एग्जांपल भी लिख सकते हैं, कि जैसे मैंने आपको शूज वाला बताया था कि एक पर्सन है, वो अपना शूज दे रहा है लेकिन उसको वीट चाहिए, तो दूसरी तरफ फार्मर कह रहा है कि मुझे, मैं वीट तो दे दूंगा लेकिन मुझे शूज नहीं चाहिए, मुझे क्लोथ्स चाहिए, ठीक है। तो किस तरीके से मनी जो है वो एलिमिनेट करती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फिर। व्हाट इज मनी, व्हाई इज मॉडर्न मनी करेंसी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज? ये वही चीज है, ठीक है। मनी क्या है? मॉडर्न करेंसी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन, ठीक है। हम लोग आज की डेट में मॉडर्न करेंसी क्या, मनी को क्या यूज करते हैं? ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं। अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर कमोडिटी। कोई भी पर्सन, ठीक है, क्या कर सकता है? जिसके पास पैसा है वो कमोडिटी से उसको एक्सचेंज कर सकता है। यानी आप बाजार में जाएंगे, आपको सामान खरीदना है, पैसा दीजिए, आपको सामान मिल जाएगा। और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट, या आपको जो भी सर्विस चाहिए, बिकॉज इट इज ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। क्योंकि हमारे भारत में इसको ऑथराइज कर रखा है एस, ठीक है, कि हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर एक्सचेंजिंग, ठीक है, फॉर एक्सचेंजिंग कमोडिटी। इन इंडिया आरबीआई उसको इशू करता है एंड इट इज इलीगल फॉर एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। और हमारे भारत में कोई भी अपनी इच्छा से कोई दूसरी मनी नहीं बना सकता, ठीक है, कि मैंने अब ऐसे लिख दिया ये लो 500 का नोट, आज से ये पैसा हो गया, नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक उसको आरबीआई इशू नहीं करेगा तब तक नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे इंडिया में आरबीआई ने हमारी करेंसी यानी रुपये को इशू कर रखा है लीगल में, ठीक है। तो ये थे बेटा इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इस चैप्टर में जितना भी सब बताया सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको समझ लेना ध्यान से, ठीक है। पेपर बहुत पास में है, तो फटाफट रिवीजन करिए, अपनी तैयारी करते रहिए पढ़ाई को लेकर, ठीक है। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, टेंशन फ्री रहिए, थोड़ा फोकस करिए अपनी पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।